Dr. Tribhuvan Singh ji is from UP. He is MBBS, MS Orthopedics. That is a doctor by profession, and he is a reader, passionate reader of history and sociology, which motivated him, as he mentions in the year 2010, to look at Indian history and sociology from an Indian perspective. He's a critique of the colonial lens that we have been conditioned to use while looking at India's economic history and socio-economic relations within the Indian society. His book, which is a critical review of Dr. B.R. Ambedkar's Who Were the Shudras, is a result of this research and passionate reading that he has put all these years while reading India's history and sociology. Welcome, Dr. Tribhuvan Singh. Welcome you all. Thank you. Thank you, Deepika. Okay, so now we'll just start with the book discussion. And as we all know कि आपकी पुस्तक का जो टाइटल है तथ्यों के आलोक में डॉक्टर अंबेडकर शूद्र कौन थे, अवलोकन और समीक्षा। तो त्रिभुवन जी, डॉक्टर अंबेडकर और उनका लिखा हुआ कोई पुस्तक या कोई भी उन्होंने जो कुछ भी सामग्री जो प्रोड्यूस की है वो आज के समय में मान्य सिद्धांत के रूप में स्वीकार्य है। तो किसी भी ऐसे व्यक्ति या उसके लिखे हुए किसी थीसिस का क्रिटिसिज्म अक्सर हम देखते हैं कि जिस समाज के लिए लिखा गया है उसका क्रिटिसिज्म या उसके प्रति एक द्वेष के रूप में देखा जाता है। ऐसे में ये पुस्तक लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, इससे हम सबको अवगत कराइए। पहली बात तो यह है कि ये कोई थीसिस नहीं, सर्वमान्य थीसिस नहीं है। और अगर लोग इसका हमने भी देखा है, लोग इसको एक रेफरेंस बुक की तरह प्रयोग कर रहे हैं। बट डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद ही कहा था कि इट इज अ हाइपोथेसिस। हमको पहले हाइपोथेसिस और थीसिस का अंतर समझ में आना चाहिए। ये बेसिकली यूरोपियन कल्चर, रोमन कल्चर से निकला है कि पहले मान लीजिए किसी विद्वान ने कुछ कल्पित किया कोई थ्योरी, और तो फिर वो राजा के पास वो पड़ी रहती थी अंडर द टेबल, और राजा अगर उसको अनुमोदित कर देता था तब वो थीसिस बनती थी। ये तो हाइपोथेसिस है, इट इज बेसिकली परिकल्पना है। और तो ये कोई सर्वमान्य सत्य की तरह अगर प्रसारित किया जा रहा है तो ये माना जाएगा कि एकेडमिक क्या कहेंगे उसको, बुद्धि बीमारी है। और एकेडमिया जो है कुछ विकलांग एकेडमिया है, क्योंकि तथ्यों को बिना समझे आप उसको कैसे सही बोल सकते हैं। जहां तक प्रश्न है कि इसमें इंटरेस्ट की बात, तो मैंने इस पुस्तक को करीब आज से 10 या 12 साल पहले पढ़ा था पहली बार। तो ये मुझे बहुत ही अधिक पसंद आई थी। आई बिकेम अ फैन ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर कि इतनी ऑथेंटिक, इतनी नॉलेज वाली पुस्तक लिखी उन्होंने और बहुत डिटेल माइन्यूट चीजें लिखी हैं। बट लेटर ऑन ग्रेजुअली आई डेवलप्ड इंटरेस्ट इन हिस्ट्री। फिर मैंने इनकी पुस्तक पढ़ी, राजीव मल्होत्रा की ब्रेकिंग इंडिया। देन आई रेड क्या मैंने लेक्चर सुना यस गुरुमूर्ति का इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया और वर्ल्ड पर। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, तो जो रिटन बुक्स थी अवेलेबल उनको भी पढ़ा, और जो बुक आर्काइव में थी उनको भी मैंने निकाल के पढ़ा। और ऐसी पुस्तकें फिर मैंने ये समझने का प्रयत्न किया कि जो लोग भारत में घूमने के आए थे, ट्रेवलर्स थे, उनके ट्रेवलॉग्स पढ़े। क्योंकि कोई ट्रेवलर जो आता है वो उसके मान लीजिए दृष्टि में कोई दृष्टिकोण में
फर्क हो सकता है, लेकिन उसकी कोई राजनीतिक मंशा या मिशनरी मंशा नहीं होती गलत बात प्रसारित करने की। तो उसके पहले मैंने अल्बर्नी को पढ़ा, 1030 में उसकी पुस्तक आई है। फिर टवर्नियर को पढ़ा, वर्नियर को पढ़ा, ये लोग करीब 400 साल पहले हैं। किसी ने भी जो हमको इतिहास में पढ़ाया जा रहा है, इसके समर्थन में ऐसा कुछ मिला नहीं। मूलतः किसी भी देश का, किसी भी समाज का आकलन सिर्फ कथाओं और गप्पों से नहीं होना चाहिए। एक मात्र जो ऑथेंटिक सूत्र है वो है इकोनॉमी ऑफ दैट सोसाइटी और नेशन, जो बताती है कि वो सोसाइटी कैसी थी। जैसे उदाहरण के तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध के पहले पूरे पावर का सेंटर इंग्लैंड था और यूरोप था, लेकिन क्योंकि वो इकोनॉमी का सेंटर बन गया था कुछ दिनों के लिए, एक शताब्दी के लिए मान लीजिए, लेकिन उसके बाद पूरी इकोनॉमी का सेंटर अमेरिका हो गया। आपके यहाँ से पहले लोग इंग्लैंड जाते थे नौकरी करने, पैसा कमाने, अब लोग अमेरिका जा रहे हैं। तो जो इकोनॉमिक वो है, फोर्स है, किस देश की इकोनॉमिक व्यवस्था कैसी है, वो मूलभूत चीज होनी चाहिए किसी भी सिस्टम को समझने के लिए। अब जैसे आप चाणक्य के ग्रंथ को लेंगे तो चाणक्य ने मात्र 5 श्लोक में, हालांकि वो 10 श्लोक है, पूरी शासन व्यवस्था को समझाने के लिए लिखा है, 5 श्लोक में बताया है कि मूलतः अर्थ कितना इंपॉर्टेंट है। पहला सूत्र है सुखस्य मूलम धर्म। जब वो सुख की बात करते हैं चाणक्य, तो किसी व्यक्ति के सुख की बात नहीं करते हैं, वो पूरे समाज और देश के सुख की बात करते हैं। सुखस्य मूलम धर्म, धर्म और धर्म की जो भी परिभाषाएं होती होंगी, अगर कभी समय मिलेगा तो हम लोग चर्चा करेंगे। फिर कहा धर्म से मूलम अर्थ, और धर्म का मूल जो है अर्थ है। इकोनॉमी इज सो इम्पोर्टेंट इन आवर कल्चर। और फिर कहा धर्म से मूलम राज्य, राज्य ही, सॉरी, अर्थ से मूलम राज्य, कि जो अर्थ, जो क्रिएशन होगा वो इस पर डिपेंड करेगा कि शासन करने वाला कैसा है, जो शासक है वो कैसा है। और फिर जो शासक है उसको उन्होंने तय किया, उसके लिए मंत्र दिया उन्होंने, राज्य से मूलम इंद्रिय, जिसने अपने इंद्रियों पे नियंत्रण कर लिया है, ऐसा व्यक्ति जब शासक बनेगा, राजा बनेगा, तब फिर वह जो है राज्य की समृद्धि का कारण बनेगा। तो जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है, हम लोग सारे लोग जानते हैं कि अभी तो ढेर सारे लोगों ने फिर इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ने के लिए ढेर सारे लोग हैं। एंगस मैटसन है, अभी उसने लिखा है 2001 में, 2002 में। इसके पहले हमारे यहाँ विदेशी ने लिखा, पाल बैरोज ने लिखा है इसके बारे में। इसके पहले लिखा था एक और राइटर है, अमी बागची ने लिखा है। उसके पहले आप इकोनॉमिक हिस्टोरियन रमेश दत्त ने 1901 और 1902 में लिखा है। तो ढेर सारे लोगों ने भारत के इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में लिखा है, जो कि एक सही बैकग्राउंड है किसी भी देश के इतिहास और समाज को समझने की। इतना पढ़ने के बाद मैंने जब दोबारा इस पुस्तक को पढ़ा तो मुझे ये पता चला कि ये पुस्तक मात्र फैंटेसीज पर लिखी गई है और पूरी तरह आधारहीन है। और क्योंकि जिन संदर्भों, एक तो परिकल्पना है, उन्होंने अपनी बात कुछ कहनी चाहिए, लेकिन उसके लिए जो आधार दिए हैं वो आधार पूरी तरह से आधारहीन है। क्योंकि जिन लेखकों का आधार दिया गया है, जैसे मैक्स मुलर है, एमेसेरिंग है या जॉन मुयर है, ये लोग बेसिकली एक क्रिश्चियन मिशनरी थी। इनका एजेंडा था भारत के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में लिखने का। उन्होंने उस तरह से उनको ग्रंथों को लिखा और लिखा, उसके ऊपर टाइटल दिया ओरिजिनल टेक्स्ट। बहुत ढेर सारी चीजों को पढ़ने के ढेर सारे ग्रंथ मेरे पास, यू विल नॉट बिलीव कि मेरे पास 1807 से लेकर के 1917 तक भारत के संदर्भ में लिखे गए ग्रंथ हैं। और जिनमें अभी जो शशि थरूर की पुस्तक आई है एरा ऑफ डार्कनेस, वहां तक। उन्हीं पुस्तकों को आधार बना के मैंने इनकी विवेचना की है। जी भैया। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन।
जैसे ये पुस्तक के पीछे की प्रेरणा पर बात हुई, पर जिस पुस्तक की आपने समीक्षा लिखी है अपनी पुस्तक में, उसका टाइटल है हिंदी में शूद्र कौन थे। तो हम सब जानना चाहेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर की कल्पना के शूद्र और हिंदू समाज में शूद्रों का क्या स्थान था, उसमें क्या अंतर है, और यदि आप हमें दोनों बताएंगे तो शायद हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर पाएंगे कि डॉक्टर अंबेडकर की जो शूद्रों का विवरण था वो कितना तथ्यात्मक था। दरअसल इसके पहले ये समझो कि जो एक फेक नैरेटिव, अफवाह जो रची गई, अगर इसको हम नहीं समझ पाएंगे तो फिर इसको समझना थोड़ा मुश्किल होगा। जो अफवाह विलियम जोन्स ने शुरू की थी, जो भारत के कलकत्ता हाई कोर्ट का जज था, कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है, ग्रीक से उत्तम और लैटिन से ऐसे, और बट दोनों में एक ऐसा कोई संबंध है जिसको उसने बहनापे का संबंध बताया, फिर उसको बताया कि प्रोटो इंडो आर्यन लैंग्वेज से उत्पत्ति हुई है जो गायब हो चुकी है। ऐसा एक उसने सेंटेंस क्वाइन किया 1786 में। और जो उसने एशियाटिक सोसाइटी बनाई थी बंगाल की, जिसमें कोई भी एशियाटिक व्यक्ति नहीं था, और सारे फर्जी स्कॉलर थे इंक्लूडिंग विलियम जोन्स। He himself was not a Sanskrit scholar. He didn't knew anything about the Sanskrit. और फिर भी उसने एक बड़ा सा, एक अच्छा सा कनेक्शन जोड़ा। इसको आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया। एक बात हो गई। और वो जो नैरेटिव उसने बनाया भारत के बारे में, भारतीय समाज के बारे में, इतिहास के बारे में, भारतीय ग्रंथों के बारे में, वो यूरोप में एक बहुत यूरोप के स्कॉलरशिप में, यूरोप की यूनिवर्सिटीज में एक सारे स्कॉलर्स ने उसको लपक लिया और उसमें अपनी अपनी तरफ से जो कल्पना वो कर सकते थे उन्होंने उसको ऐड ऑन किया, जोड़ा। फिर 1859 में मैक्स मुलर आता है। मैक्स मुलर एक ऐसा व्यक्ति था जिसको संस्कृत का सा भी नहीं आता था, लेकिन आप सोचिए जरा, वो मुश्किल से मैट्रिक पास था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अभी प्रदोष साइज की एक पुस्तक आई है, ट्रुथ्स। हेलो, सुनाई पड़ रहा है? जी सर, आ रही है आपके पास। हाँ, अभी प्रदोष साइज की एक पुस्तक आई है, रिसर्च बुक आई है, ट्रुथ्स। प्रदोष साइज ने रिसर्च करके ये पता लगाया है कि जो मैक्स मुलर था, वो हालांकि उसको हम लोग प्रोफेसर मैक्स मुलर और डॉक्टर मैक्स मुलर लिखते हैं, बट ही वाज हार्डली मैट्रिक पास। बट जो भी कॉलोनियल रीजन्स थे, औपनिवेशिक कारण थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, और ईस्ट इंडिया कंपनी के पेरोल पर था वो, उसने ढेर सारे कारणों के एक अफवाह, उसी अफवाह को आगे बढ़ाया जो विलियम जोन्स ने लिखा था। उसने एक आर्यन अफवाह रची कि आर्यंस कोई थे जो कि वहां पे रहते थे, स्टेपीज में रहते थे, फिर वो उन्हीं से मानवता की शुरुआत हुई और फिर वो यूरोप गए और फिर वो भारत आए। ये जो फेक नैरेटिव गढ़ा गया, इस नैरेटिव में अगर आपने इस पुस्तक में, मेरी पुस्तक में मैंने ओरिजिनल जो अफवाह है उसका वर्णन किया है, लिखा है। आज तक मुझे नहीं लगता कि भारत या कितने बाहर के विद्वानों ने आर्यन के बारे में इतना पढ़ा लिखा लेक्चर दिया होगा, लेकिन मूल अफवाह आज तक किसी ने पढ़ा नहीं है। कोई भी भारतीय माइंडसेट का आदमी जिसको थोड़ी सी भी समझ होगी भारत की, अध्यात्म की, इतिहास की, वो पहली बार में पहचान लेगा कि यार ये तो टोटल अफवाह है। लेकिन पूरे यूरोप ने उसको एक साइंटिफिक फैक्ट की तरह प्रसारित करना शुरू किया इतिहास के संदर्भ में, और उसी का आरोपण किया गया भारत। अब जब आरोपण किया गया भारत में, तो आर्यन एक आक्रांता की तरह प्रस्तुत किए गए, और जो भारत के जो लोग थे जिनको उन्होंने अनेक नामों से प्रचारित किया, क्या कहे, प्रचारित नहीं, अनेक नामों से संज्ञारोपित किया। जैसे उनको कहा कि शूद्र, फिर जैसे उनको कहा कि द्रविडियन, जैसे उनको कहा कि नेटिव, जैसे उनको कहा कि एवर्जिन्स। इनफैक्ट 1500 के बाद यूरोपियन ईसाइयों ने जो अमेरिका में किया था, वहां के नेटिव्स का जनसंहार, करीब 20 करोड़ नेटिव्स का कत्ल किया था,
अमेरिका के 1500 से 1800 के बीच में, जो उन्होंने न्यूजीलैंड में किया, जो उन्होंने कनाडा में किया, और उसी का आरोपण उन्होंने भारत में आर्यंस के नाम पे तथा कथित सवर्णों के ऊपर आरोपित किया। इस तरह भारत में दो वर्ग बन गए, मतलब अफवाह के आधार पे। एक हो गए आर्यंस अर्थात सवर्ण, और दूसरे हो गए शूद्र। ये पृथक कहा गया। अब अंबेडकर अपने आप को शूद्र समझते थे या जो भी समझते थे, तो ये कि शूद्रों को गुलाम बनाया गया, द्रविड़ों को गुलाम बनाया गया, ये कथा रची गई, कहानी रची गई। डॉक्टर अंबेडकर इनफैक्ट उस अफवाह को नकारते हैं जो मैक्स मुलर ने रची थी कि आर्य कहीं बाहर से आए थे। उन्होंने कहा ऋग्वेद में आर्यन नस्ल जैसी कोई चीज नहीं है। अपने पहले या दूसरे चैप्टर में ऐसा उन्होंने बोला। फिर उसके आगे लेकिन जाके वो गढ़ते हैं कि भारत में ही दो नस्लें थी, एक सोलर मतलब सूर्यवंशी जो क्षत्रिय थे या आर्य थे, वो सूर्यवंशी वहां पे राजा थे। दूसरे एक थे चंद्रवंशी थे, और तीसरा एक उन्होंने और करा, एक जो सुदास करके एक कैरेक्टर महाभारत से निकाला, और उसको बताया कि ये जो सुदास है इनफैक्ट ये शूद्र है, लेकिन ये राजा शूद्र है, आर्य वाला शूद्र है। और उन्होंने जो भारत के शूद्र थे, इन्होंने कहा कि हेट्रोजिनस कलेक्शन ऑफ सो मेनी मीनियल पीपल है, इसको वो शूद्र नहीं माना जाना चाहिए जिन शूद्रों की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है। तो फिर उन्होंने एक कल्पना परिकल्पित किया कि ब्राह्मणों ने, वो जो तथाकथित शूद्र थे, मतलब सुडास के जो वंशज थे, उनके विरुद्ध एक अभियान चला, क्योंकि सुडास के वंशजों ने ब्राह्मणों पे बहुत अत्याचार किए और उन्होंने उनको क्या कहते हैं जनेऊ संस्कार से मना कर दिया। एक तरह से उन्होंने एक क्लास क्या कहेंगे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश की है इस पुस्तक के द्वारा। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि शूद्र क्या मीनियल थे? अम्बेडकर उनको मीनियल शब्द से घोषित करते हैं, लेकिन रेफरेंस नहीं देते हैं कि कहां से है। तो प्रश्न ये उठता है, तो शूद्र क्या मीनियल थे? ये तो कोई ग्रंथ नहीं कहता है भाई। उसमें भगवत गीता में कहते हैं कि चतुष्वर्ण मया सृष्टि गुण कर्म विभाग। ये कृष्ण कह रहे हैं कि गुण और कर्म, जो अब गुण कर्म में जाएंगे तो बहुत डिटेल हो जाएगी। गुण क्या है? मतलब हम जिन गुणों से बने हुए हैं, प्रकृति के जो 3 गुण हैं, 17 स्तंभ, वो जो मेरा डोमिनेंट जो मेरे अंदर जो गुण होगा उसके अनुसार मेरा कर्म बनेगा, उसी के अनुसार मेरा वर्ण डिसाइड होगा। ठीक। अच्छा, वो आध्यात्मिक पुस्तक है, हम उस पर नहीं जाते हैं। अब तो 2 प्रश्न उठते हैं कि शूद्रों को हमारे संस्कृत ग्रंथों में क्या कहा गया है, और एक और प्रश्न उठता है कि अंबेडकर मानते हैं कि शूद्र थे ही नहीं। तब ये प्रश्न खड़ा होता है कि 10,000 20,000 साल से 1750 वर्ष तक जो भयानक वैभव भारत के पास था, भयानक नहीं बहुत विशाल वैभव भारत के पास था। हम 25% जीडीपी के वर्ल्ड के निर्माता थे 1500 तक, और 1500 से मुगलों के आने के बाद वो घट के 24% हो गए, 25% हो गई। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा एंगस मेडिसन कहते हैं, ऐसा पाल बैरोज कहते हैं, ढेर सारे लोग कहते हैं जिन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री 2000 साल की लिखा है। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर ये चौथा वर्ण शूद्र था ही नहीं और वो भी क्षत्रिय थे, तो ये जो वैभव था इसका निर्माण किसने किया? ब्राह्मणों ने किया, क्षत्रियों ने किया कि वैश्यों ने किया? वैश्य तो वाणिज्य करते थे, क्षत्रिय मान लीजिए शासन करते थे, और ब्राह्मण पठन पाठन करते थे। तो इस वैभव का निर्माण किसने किया? हमारे यहाँ आज भी सुंदर सुंदर, इतने सुंदर हजारों साल पुराने मंदिर हैं, इसका निर्माण किसने किया? जो चल संपत्ति लूट कर अंग्रेज ले गए, 45 ट्रिलियन डॉलर की बात चल रही है अभी, लोगों ने बताया कि जो कि 17 साल की जीडीपी के बराबर है इंग्लैंड की। तो ये जो वैभव था, चल संपत्ति तो ले गए, अचल संपत्ति नहीं ले जा सकते थे, और चल संपत्ति के होने के कारण ही अचल संपत्ति निर्मित होती है। तो ये जो विशाल मंदिर अभी भी हम देखते हैं, सुंदर आर्किटेक्चर वाले, इसका निर्माण किस वर्ग ने किया अगर शूद्र थे ही नहीं? एक प्रश्न तो ये हो गया। दूसरी बड़ी बात यह है कि
हम कौटिल्य को मान सकते हैं कि कौटिल्य कोई आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं थे, वो टोटल राजनीतिक व्यक्ति थे। कौटिल्य का जिक्र डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक में किया है। यह प्रमाणित करने के लिए शूद्र आर्य थे। तो कौन बोल रहा है शूद्र अनार्य थे? क्या भारत का कोई संस्कृत ग्रंथ तो नहीं बोल रहा है? आप विदेशियों ने ऐसा अगर कहा है तो आपको उनका मुंह पकड़ना चाहिए था। यू शुड हैव क्रिटिसाइज्ड देम। लेकिन आप तो ब्राह्मण ग्रंथों का क्रिटिसिज्म करने लगे। जब भारत के किसी ग्रंथ ने शूद्र को अनार्य नहीं घोषित किया तो फिर आप भारत की बुराई क्यों करने लगे? हिंदू धर्म की बुराई क्यों करने लगे? शूद्रों को अनार्य बोला जो कल्पित अफवाह था उसके अनुसार। अच्छा, अब कौटिल्य क्या कह रहे हैं ये हमको देख लेना चाहिए। कौटिल्य, अब पूरा श्लोक तो मुझे नहीं याद है, कौटिल्य ने जहां शिक्षा की परिभाषा दिया है। अच्छा, आप लोग शिक्षा से जुड़े हुए लोग, शिक्षा की परिभाषा आज तक हम नहीं कर पाए हैं स्वतंत्र होने के 70 साल बाद। कौटिल्य ने बड़ी शानदार परिभाषा करी है। अनवेक्ष की त्रयी वार्ता दंड नीति विद्या। अनवेक्ष की मतलब फिलॉसफी ऑफ लाइफ, त्रयी उस समय वेद के लिए बोला उन्होंने, वार्ता अभी आगे बताएंगे हम वार्ता किसको कहते हैं, और दंड नीति गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है उसके बारे में। यही शिक्षा है टोटल, ठीक। और वार्ता किसको कहते हैं? वार्ता कहते हैं उस समस्त कर्मों जिससे हम स्किल प्राप्त करते हैं, जिसको हमारे यहाँ पहले विद्या और कला दो भागों में बांटा गया था शिक्षा को। तो विद्या तो हो गई जो हम पढ़ते हैं लिखते हैं, लेकिन जीवन जीने के लिए जो कला अपनाते हैं, शिल्प अपनाते हैं, उसको कला कहते हैं। हेलो, सुनाई पड़ रहा है? जी भैया, सुनाई दे रहा है। हाँ, please तो continue. अब उसको कला कहते हैं। जो भी शिल्प, मैं डॉक्टर हूं तो एक कला है, ठीक है। तो हमारे यहाँ 32 विद्या और 64 कलाओं की बात सारे शास्त्रों में लिखी हुई है। तो अब आगे आ जाइए। वार्ता के लिए क्या कहा गया? शूद्रों का जो धर्म कहा गया। और पहले कौटिल्य फिर कृष्ण का अनुमोदन करते हैं स्वधर्मों, मतलब अपने जो एप्टीट्यूड के कारण स्वधर्मो द्विजात शुश्रूषा वार्ता कार कुशीलो कर्मम चा, ये शूद्र के लिए उन्होंने कर्तव्य बताए। और वार्ता के अंतर्गत जितने शिल्प आते हैं, शिल्प ही नहीं, वाणिज्य और कृषि, खनिज विद्या और ये पत्रकारिता और ये नट चारण, जितनी भी तरह की विद्या हो सकती है आज हम जिनको जानते हैं स्किल के तौर पे, वो सब शूद्र कर्म में आती है, जिसके कारण किसी भी देश का, किसी भी समाज का वैभव बढ़ता है। और ये सिर्फ कौटिल्य नहीं कर रहे हैं, ये मनुस्मृति भी कह रही। मनुस्मृति कहती है कि जिन शूद्रों को दूजों के शुश्रूषा, मतलब सर्विस सेक्टर में, आज सर्विस सेक्टर इतना बड़ा है, उसमें लोग बुरा नहीं मानते। आप तो बड़े गर्व के साथ कहते हैं मैं फलानी सर्विस ज्वाइन कर रहा हूँ 50 लाख की। अरे सर्विस तो सर्विस है ना, 50 लाख की करो या 5 लाख की या 5 पैसे की करो, उसको तो कंडेम नहीं करते हो। लेकिन यहाँ पे जो भारत का जो सर्विस सेक्टर था, और वो कम्युनिटी सर्विस थी, वो कोई इंडिविजुअल सर्विस नहीं थी, कम्युनिटी सर्विस थी, उसको क्रिटिसाइज किया गया। तो दुजात शुश्रूषा वार्ताकार कुशीला कौटिल्य कहते हैं। और मनुस्मृति कहती है कि अगर सर्विस सेक्टर में आप काम ना करना चाहिए, चाहे तो शिल्प कला अपनाइए। ये शूद्रों के लिए बोला गया। और ये भी बोला कि जो शूद्र शिल्पी होंगे उनसे किसी तरह का टैक्स नहीं लिया जाएगा। टैक्स लिया जाने की बात करने से ये दो चीजें समझ में आती है कि शूद्र वह वर्ग था जिसके पास टैक्स देने की क्षमता रही होगी, अदरवाइज टैक्स न लेने की बात क्यों की जाती। लेकिन ये कहा गया कि वो अपने श्रम से, अपने शिल्प से, अपने कला कौशल से निर्माण करता है, इसलिए उससे टैक्स ना लिया जाए, टैक्स सिर्फ वाणिज्यिक वर्ग से लिया जाए। तो हमारे ख्याल से ये जो डॉक्टर अंबेडकर ने जिस सूत्र की परिकल्पना किया है, और जो हमारे भारत के
ग्रंथों द्वारा और जो हम समझते हैं इकोनॉमिक हिस्ट्री के आधार पर जो शूद्र थे वो उसमें भेद स्पष्ट हो जाना चाहिए। जी जी। जैसा कि आपने बताया डॉक्टर त्रिभुवन जी कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो अपनी पुस्तक लिखी है वो कुछ तथाकथित संस्कृत के विद्वानों जैसे डॉक्टर मैक्स म्यूलर के ओरिजिनल ट्रांसलेशंस ऑफ हिंदू एपिक्स और जो ग्रंथ हैं उनके आधार पे लिखी है। तो डॉक्टर मैक्स म्यूलर की समालोचना जैसे आप अपनी पुस्तक में करते हैं या उनके जीवन का एक व्याख्यान जिससे पता चले कि कितना उनको साइट करना अपनी पुस्तक में या उनके रिसर्च या उनके ट्रांसलेशंस कितने क्रेडिबल थे, वो एक क्लैरिटी हमारे पार्टिसिपेंट्स को देगा कि ये जो एक पुस्तक बेस्ड है हू वर द शूद्रास, ये किस तरीके के रिसर्च वर्क पे बेस्ड है। देखिए, पहली बात तो ये हमें समझना होगा कि एकमात्र डॉक्टर अंबेडकर ही नहीं थे जो भ्रमित थे। वो जो एजुकेशन सिस्टम मैकाले लाया उसका पर्पज ही था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका माइंड सेट इस तरह से चेंज करना, टू डी इंडियनाइज एंड डी हिंदुआइज। ये शब्द प्रयोग करता है बिल दुरन 19 कि द एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू डी इंडियनाइज एंड डी हिंदुआइज। हेलो हेलो, प्लीज गो ऑन, वी कैन, यू आर ऑडिबल हियर। ओके। तो फिर मेरा ये कहना है कि अंबेडकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो कि उस शिक्षा के कारण दिग्भ्रमित हुए। लोकमान्य तिलक और ये जिन्होंने संस्कृत के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर प्रेसिडेंट थे, मैं नाम भूल रहा हूं, ये लोग भी उस अफवाह में से प्रभावित थे जिसको मैक्स मुलर, विलियम जोन्स और यूरोप के ढेर सारे तथाकथित इंडोलॉजिस्ट और फिलोलॉजिस्ट ने रचा था। तो इसका सिर्फ दोष मैक्स अंबेडकर को नहीं दिया जा सकता। बाल गंगाधर तिलक ने भी लिखा कि आर्य कहां से आए, फलाने से आए, ढमकाने से आए, कहां से, उत्तरी अंटार्कटिका से आए। तो शिक्षा का जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ था। मैकाले की शिक्षा एजुकेशन के द्वारा उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की एकेडमिया को डी इंडियनाइज किया था, लेकिन सब उस तरह से मुखर नहीं हुए जिस तरह से अंबेडकर मुखर हुए। भारत के डी इंडियनाइज जो करेक्टर दिखा वो तिलक में नहीं दिखा और जिनका नाम ले रहा हूं दिनकर में नहीं दिखा, लेकिन इस अफवाह से कोई बचा नहीं था। और जहां तक मैक्स मुलर के बारे में मैंने कहा, मैक्स मुलर के बारे में जो लेटेस्ट रिसर्च होके आ रही है वो कह रही है कि उसको तो संस्कृत का सा भी नहीं आता था। उसने खुद स्वीकार किया है कि उसने संस्कृत भाषा का एक शब्द अपने कान से, इस बात पर थोड़ा सा भी संशय नहीं उठता है कि हम 3 वर्ष कम से कम संस्कृत पढ़ते हैं, 6, 7, 8, और फिर भी हमको एक गीता का श्लोक दे दिया जाए तो हम दाएं बाएं झांकने लगते हैं। तो आप ये कैसे भरोसा कर लेते हैं कि जो भारत कभी आया नहीं और जिसने कभी किसी संस्कृत स्कूल में किसी गुरु से एजुकेशन लिया नहीं संस्कृत की, वो संस्कृतज्ञ हो जाएगा? इस पर क्या आश्चर्य नहीं व्यक्त करते लोग? क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारा माइंडसेट क्वेश्चन उठाने का बना ही नहीं है। मैक्स मुलर एक मैकाले द्वारा नियुक्त एजेंट था, ये भी प्रदोष आइची लिखते हैं, जिसका पर्पज ये था कि वो हिंदी संस्कृत ग्रंथों का इस तरह से अनुवाद करे जिससे बाइबिल को वेदों से, उपनिषदों से श्रेष्ठ प्रमाणित किया जा सके। ये बात मैक्स मुलर ने स्वयं स्वीकारी है।
और कई लेटर लिखे, उसने अपने पत्नी को लेटर लिखा, उसने स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ड्यूक ऑफ आर्गाइल को लिखा भारत में। बेसिकली वो उसका कहना था कि जो हम एक बार तो विजित हुए, लेकिन जो दूसरी विजय होगी हमारी, जब तक कन्वर्जन वाली विजय होगी, भारत को कन्वर्ट करने वाली विजय होगी, और वो एजुकेशन के माध्यम से होगी। मैकाले इस बात से सहमत था कि एजुकेशन एक ऐसा टूल है जिसमें बिना किसी धर्म में दखल दिए बिना कन्वर्ट करने में हम सफल होंगे। उसने अपने पिता को जो पत्र लिखा था 1836 में, अब गूगल कर लीजिए। तो डॉक्टर अंबेडकर भी उन्हीं विद्वानों में से थे जो टोटली तरह से, जो माइंड जिनका वाश किया गया था, और इन कुसूचनाओं के द्वारा, मिस इन्फॉर्मेशन के, तो उनका उतना दोष नहीं दिया जा सकता। आज मेरे पास इंटरनेट है, रिसोर्सेज है, उस समय वो रिसोर्सेज थे भी कि नहीं थे, ये कहना बड़ा मुश्किल है, और थे तो कितना पहुंच थी। आज हमारे पास नेट है, मैं आर्काइव में जाके ढेर सारी पुस्तकें पढ़ सकता हूँ, उनके पास थे कि नहीं थे, आई डोंट नो। जैसा कि आपने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ही मात्र ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो उस समय पर हिंदू समाज को लेकर या हिंदू सोसाइटी में वर्ण या जाति व्यवस्था को लेकर, वर्ण और जाति व्यवस्था को लेकर जो दुष्प्रचार हुआ था उसका शिकार बने। ऐसे और भी विद्वान रहे जो इस कुप्रचार, दुष्प्रचार शिकार हुए, और उन्होंने भी ऐसी ही पुस्तकें और ऐसा ही साहित्य रचा जो इंडोलॉजिस्ट या मैक्स म्यूलर जैसे विद्वानों की रची अफवाहों को आगे बढ़ाता गया। आज के समय में जब हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं रिसर्च करने के लिए, तथ्यों की जांच करने के लिए, तब भी हम ऐसी हाइपोथेसिस या ऐसे साहित्य को बढ़ावा देते हैं, तो ये समाज को किस और असर करता है, खासकर हिंदू समाज को, जिसमें हम कंटिन्यूअसली जाति व्यवस्था पर, वर्ण व्यवस्था पर एक प्रहार होते हुए देखते हैं। और इससे इसका मुकाबला करने का, इसको काउंटर करने का क्या तरीका है, इस पे अपने विचार रखिए। बेसिकली जब आपकी व्यवस्था को पूरी तरह समझे बिना ही उसको क्रिटिसाइज किया गया, जैसे अगर आप इसी पुस्तक में आपने पढ़ा होगा कि एम.एस. हेरिंग कास्ट को लेकर के किस तरह से उद्वेलित है और किस तरह से वो गाली देता है, और जो उसने टेम्पलेट तैयार किया गालियों का ब्राह्मणिज्म के विरुद्ध, वो टेम्पलेट आज भी जारी है। मूलतः इसका जो कारण है, मैंने इस पुस्तक में लिखा, पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अब ये जो विषय है ये ह्यूमैनिटीज का विषय है। मैंने ह्यूमैनिटीज और साइंस बैकग्राउंड के लोगों के माइंडसेट के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया है। पढ़ा है आपने जी। कि जो साइंस के बैकग्राउंड का जो माइंडसेट है उसको क्वेरी करना सिखाया जाता है। आओ प्रयोग करके देखें, ऐसा क्यों, कैसे, कहाँ। अच्छा, लेकिन क्या होता क्या है, साइंस का जो स्टूडेंट है वो अपने आप को तो तोप समझता है और समाज भी उसको तोप समझता है, लेकिन क्या है कि उसकी जो उपलब्धि होती है वो उसकी व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित रह जाता है। वही जो आर्ट वाला स्टूडेंट, उसके दिमाग की ट्रेनिंग ही नहीं होती प्रश्न उठाने की। हालांकि वही जो माइंड है जो क्वेश्चन नहीं उठा सकता है, वही समाज के वर्ग में आगे जाकर के वो ब्यूरोक्रेसी में जाता है, वो पॉलिटिक्स में जाता है, वो जुडिशरी में जाता है, वो स्कॉलर बनता है, वो राइटर बनता है, और वो विविध तरह के एक जो चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, उस चीज को आगे बढ़ाता है। क्योंकि वो जो टेम्पर है, साइंटिफिक बेंट ऑफ
जो माइंड का होता है वो ह्यूमैनिटीज के, मैं क्षमा चाहूंगा ये बात बोलने के लिए, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, गलत भी हो सकता है, कि जो ह्यूमैनिटीज का जो छात्र छात्राएं हैं उनके अंदर साइंटिफिक पेंट नहीं होता कि क्वेश्चन करें कि भाई अगर किसी ने सवर्ण शब्द का प्रयोग किया है तो हम जाके खोजें कि यार ये सवर्ण शब्द कहाँ रखा हुआ है, कहाँ लिखा गया है। आज जब तुम कहते हो कि ये सवर्ण है, ये सवर्ण है, तो ये तुमने कहाँ से लिया है? ये जो क्वेश्चन करने की जो प्रवृत्ति है वो हमारे स्कॉलर्स में एकदम गायब है। इसीलिए अब जब आप ये देख रही होंगी, इसको आप रेनेसा कह सकती हैं, भारत का रेनेसा काल कह सकती हैं, कि जो लोग अब भारत की संस्कृत और इतिहास के बारे में ज्यादा लिख पढ़ रहे हैं वो प्रायः साइंटिफिक बैकग्राउंड के लोग हैं। वो चाहे राजीव मल्होत्रा हो, चाहे जो भी हो, ढेर सारे लोग हैं जो साइंटिफिक टेम्पर वाले लोग हैं, जो एक तरह से कह रहे खुरपेची दिमाग होता है, तो वो जाकर के खोजबीन करता है कि यार ये कहाँ से लिया इन्होंने। तो हाँ, क्वेश्चन क्या था शायद हम विस्मृत हो गए, हम बह गए प्रवाह में। प्रश्न क्या था? है कि आज भी जब हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिससे ऐसी थीसिस या ऐसे जो दुष्प्रचार हो रहा है उसकी जांच की जा सकती है, ऐसे में भी हम ऐसी पुस्तकों का, जो डॉक्टर अंबेडकर की लिखी हुई हाइपोथेसिस है, ये हमारी सरकार ही पिछले 50 दशकों से छाप रही है, सब्सिडाइज रेट पे अवेलेबल है। तो ऐसे में जब हम ऐसे दुष्प्रचार को खुद प्रसारित करते हैं तो ये समाज को किस और अग्रसर करता है और इसको काउंटर करने का क्या तरीका है? देखिए, सरकार जो कर रही है, आपको ये समझना होगा कि सरकार है कौन। 1947 में जब भारत से ब्रिटेन गया तो जिनके हाथ में सत्ता सौंपी गई वो लोग कौन थे? वो लोग वही माइंडसेट वाले लोग थे जिनको अंग्रेजों ने तैयार किया था मैकाले की उस रणनीति के तहत कि हमको एक ऐसा बिचौलियों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना है भारत में जो हमारे और करोड़ों शासितों के बीच एक दुभाषीय बिचौलिए का काम कर सके, और जो रक्त और रंग से भारतीय हो लेकिन स्वाद, विचार, नैतिकता और बुद्धि से अंग्रेज हो, और जो हमारे यूरोप से विज्ञान के शब्दों को अपनी देसी भाषा में अनुवादित करके मासेस तक पहुंचाए। ये जो सिस्टम बना था, ये सिस्टम हमने ब्रेक नहीं किया 1947 में। तो हम एक कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि हम खड़े होकर के उन अफवाहों का विरोध करेंगे, उन नैरेटिव्स का खंडन करने की क्षमता पैदा करेंगे जो पिछले 150 वर्षों में चली आ रही। इसके लिए तो हमारे अंदर वो क्षमता डेवलप होनी चाहिए कि हम क्वेश्चन उठाएं कि ऐसा जब विलियम जोन्स कहता है 1786 में, वो 1784 में आता है और 1786 में कहता है कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो ग्रीक से सुंदर, लैटिन से परिष्कृत, और जिसकी ग्रामर ऐसी है, जिसका सिंटैक्स, वाक्य विन्यास ऐसा है, और जो बहुत अच्छी है, लेकिन यह स्लोवियन और ग्रीक और लैटिन और अलाना और फलाना से एक इसमें जुड़ाव है, इसकी एक कनेक्शन है। तो इस पर आज तक प्रश्न किसी ने उठाया कि 1784 में आने वाला व्यक्ति इतनी कॉन्फिडेंस से 1786 में बोल रहा है, 2 साल में उसने नौकरी भी करी और स्कॉलर भी बन गया और संस्कृत जहां से जन्मे उसके बारे में भी जान गया। ये प्रश्न आज तक आपने खड़े नहीं किए हैं, इसीलिए ऐसा सब चल रहा है। और वैसा ही ना आप अन्य स्कॉलरों के बारे में खड़ा इसको क्वेश्चन उठाते हैं, वो चाहे रोमिला थापर हो, चाहे मतलब देसी स्कॉलर हो, चाहे विदेशी स्कॉलर हो। तो हमको इसका खंडन करने के लिए जो भी चीजें, पहले तो आपको अपनी, एक तो आपको इकोनॉमिक हिस्ट्री भारत की पता होनी चाहिए, दूसरी आपको थोड़ा सा भारत के जो ग्रंथ है, संस्कृत ग्रंथ है, संस्कृत जो है इसके बारे में पता होना चाहिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज जाएंगे।
आप कुछ भी ना कर पाए। जी जी, ये तो सारे दुष्प्रचार पर और कि इसका कारण क्या है, इस पे हमने बात की। किंतु आपने अपनी पुस्तक में मेंशन किया है, उल्लेख किया है ऐसे ट्रैवलर्स का जिन्होंने जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था पर अपने विचार रखे हैं, एक अनबायस्ड या कहें जो विचार मिशनरी नियत के साथ नहीं रखे गए हैं। उनका यदि उल्लेख आप यहाँ सभी के लिए करेंगे, तो जो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को लेकर हमारे अंदर एक कुंठा आती जा रही है, उसके प्रति उसके प्रति एक खोज करने का या समझने का एक इंडियन पर्सपेक्टिव हो सकता है जागृत हो। तो आप ऐसे कुछ ट्रैवलर्स के द्वारा लिखे। आप हाँ, ठीक बात। आपको मैं एक घटना बताता हूँ। आज से करीब 7-8 साल पहले एक वामपंथी स्कॉलर है और पत्रकार भी, सुमंत भट्टाचार्य, उन्होंने इरफान हबीब की एक पुस्तक, एक जो मिडिल, हमको लगता हाई स्कूल उसके बाद चलती है, हाई स्कूल तक या इंटर तक चलती है, 5-6 पुस्तकें हमको दिया उन्होंने, खरीद के इसको पढ़िए। मैं उसमें इरफान हबीब की उस पुस्तक में गया तो फिर मैं तो सीधे संदर्भ देखता हूँ कि तुम अगर कुछ लिख रहे हो भारत के बारे में, तुमने रेफरेंस कहाँ कर दिया। तो उसमें एक जगह अलवर्नी का रेफरेंस था, सचाओ अनुवादित। हमने अलवर्नी को पढ़ रखा था। अब वो जो पूरा सेंटेंस उसमें लिखा हुआ था, मैंने पुनः चेक किया अलवर्नी के उस ग्रंथ में, तो फिर वो अलवर्नी के उस ग्रंथ में वो शब्द, वाक्य विन्यास ऐसा कुछ था ही नहीं। इस तरह से सफेद झूठ बोल करके हमारी जो पीढ़ियां हैं उनको क्या कहते हैं, गुमराह किया जा रहा है। और उदाहरण देता हूं, जैसे अलवर्नी लिखता है, और उसने तो बहुत अच्छा लिखा है कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें आपको शब्द कहां पर हैं, अगर ये वाक्य में शब्द कहां पर है ये नहीं पता हो और किस संदर्भ में कहा गया है, तो फिर आप उसका अर्थ नहीं समझ सकते। ठीक। अब एक बात और कहिए, फिर मैं इस पे वापस आऊंगा। उसने कहा कि भारतीयों का जो फैनेटिज्म है, फैनेटिज्म वर्ड से नहीं वाकिफ होंगे बहुत से लोग, मतलब भारतीयों का जो विरोध है, ताकतवर विरोध है, वो विदेशी आक्रांताओं के प्रति 1030 में अलवर्नी ने स्वयं लिखा। अच्छा, जहां शब्दों की बात है, चलिए दो उदाहरण में देते। अच्छा हाँ, एक और सुन लीजिए, टवर्नियर ने लिखा। अब जब आप कह रहे हो कि ये जो ब्राह्मणवाद है या फिर फलानावाद है, ये 3000 साल से चल रहा है, टवर्नियर लिखता है आज से 350 साल पहले, लगभग हमको लगता है 1868 में लिखा है क्या उसने, और 1668 में शायद, उसने लिखा है कि ब्राह्मणों के घर सबके लिए खुला हुआ था। ये किताब में शायद मैंने लिखा है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है कि 350 साल पहले ऐसा था, तो कहीं घालमेल है, हमको समझने में फेर है। टवर्नियर को क्या पड़ी है ये लिखने की बात, उसको क्या इंटरेस्ट हो सकता है? वो तो एक यात्री था, व्यापारी रहा होगा, शायद उसका व्यापारी था वो, हीरा और जवाहरात। तो अब देखिए किस तरह से घालमेल किया गया है। मैक्स मुलर के संदर्भ में दो चीजों को जानना चाहिए। जैसे अब देखिए, मैक्स मुलर सहित जितने विद्वान हैं उन्होंने कहा कि वर्ण का अर्थ है रंग। ये शायद आपने भी पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो वर्णमाला क्या अर्थ, वर्ण धर्म आश्रम का क्या अर्थ? क्योंकि ईसाई स्कॉलर्स ने बता दिया वर्ण का अर्थ है रंग, तो हम उसी पे गए। हमने कभी जानने की प्रयास नहीं किया कि वर्ण कोई ऐसा भी चीज होता है, स्वर और व्यंजन होता है, वर्णमाला जिसको कहते हैं, वर्ण धर्म आश्रम कोई चीज होती है। तो
शब्दों का किस तरह से दुरुपयोग किया गया, इसको मैं कहता हूं टर्मिनोलॉजी टेररिज्म, शाब्दिक आतंकवाद। दूसरा, जैसे मैक्स मुलर ने उपनिषद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद के एक श्लोक का अनुवाद किया, जिसमें इसमें जिक्र है पुस्तक में कि अगर किसी को एक ऐसा पुत्र पैदा करना है जो 100 वर्ष तक जिए, वेदों में निष्णात हो और प्रकांड पंडित हो और वार्तालाप करने में बहुत कुशल हो, तो उसको घी और चावल के साथ मांस मिला करके उबालना चाहिए और खाना चाहिए उस दंपत्ति को, और मांस बछड़े का और बूढ़े का, बछड़े या बूढ़े बैल का होना चाहिए, ऐसा उसने अनुवाद किया। अब वो अनुवाद हालांकि ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद में जब मैंने उसको चेक किया तो वहां पर उक्षा और ऋषभ नामक 2 औषधियों का नाम है। इन औषधियों को गूदा मिला के खाना चाहिए। हेलो, सुनाई पड़ रहा है? हेलो जी जी, सुनाई पड़ रहा है। हाँ, तो जो बृहद आरण्यक उपनिषद है, हमने उसमें जाके चेक किया तो पता चला कि वो 2 औषधियों का वर्णन उसमें। तो प्रश्न अब देखिए, अब मजे की बात देखिए, एक बहुत बड़े स्कॉलर है जिन्होंने बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों को लाके हिंदी में अनुवाद किया था, हाँ, राहुल संस्कृतायन जी। उनका कहीं मैं पढ़ रहा था तो उन्होंने जब इस श्लोक को मैक्स मुलर द्वारा अनुवादित श्लोक को संदर्भित किया तो ये नहीं लिखा कि मैक्स मुलर के अनुवाद का संदर्भ हम दे रहे हैं, उन्होंने सीधे नीचे लिख दिया बृहद आरण्यक उपनिषद। इस तरह से स्कॉलरशिप की जो हमारे यहाँ जो क्या कहेंगे, एक बौद्धिक विकलांगता ने जन्म लिया, उसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। आप जितने भी आप ट्रेब्लॉग पढ़ेंगे, हमने तो अभी इन्हीं का नाम लिया, अब्दुल रज्जाक है और भी ढेर लोग हैं, और जो रोमन स्कॉलर था, सबके ट्रेब्लॉग आप पढ़िए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो 150 साल में जो अफवाहें रची गई हैं, और जो 2000 साल पहले, 1500 साल पहले, 400 साल पहले, इवन मैं कहता हूँ 1850 के पहले, 1857 के पहले जो लिखा गया है, दोनों में जमीन आसमान। Dr. Ambedkar stayed in Columbia University, which not only provided the world's best resources in terms of academic literature. So why should we exonerate him, like Dr. Ambedkar, from having a malicious intent while writing this book? Yes, you may say that. बहुत से लोगों ने लिखा है इस पे, अरुण शौरी ने लिखा है, खोल के लिखा है कि डॉक्टर अम्बेडकर तो ब्रिटिश का एजेंडा चलाते थे और ही गॉट अवॉर्डेड फॉर इट। आप गूगल पे खोजो, मैं बहुत दिनों तक खोजता रहा, लड़ता रहा लोगों से कि भाई 1942 से 1945 तक डॉक्टर अम्बेडकर क्या करते थे, नहीं मिलेगा, गायब है। क्यों गायब है? क्योंकि 1942 से 1945 तक वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में कैबिनेट रैंक के मंत्री थे। He was awarded for his efforts which he put to dranconize, demonize Indian culture and Hindu culture and civilization. तो आप एक दृष्टिकोण ये है बनता है कि भाई वो मोटिवेटेड एजेंडा पर काम कर रहे हैं, इसे कौन इनकार कर सकता है? वो पॉलिटिक्स में थे, पॉलिटिक्स में कोई संत तो जाता नहीं, और गांधी के परम विरोधी थे, कांग्रेस के परम विरोधी थे, हिंदू धर्म के विरोधी थे, जबकि उनका सारा विरोध गलत समझ पर आधारित था। उनकी जो भी समझ थी, जो भी तर्क थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है कि व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू द अनटचेबल्स। उसमें वो जो महिला थी, एक लेडी कांग्रेस की अध्यक्षा हुई थी, क्या नाम था उसका, मैं नाम भूल रहा हूं, उसका एक आर्टिकल उन्होंने संदर्भित किया, दक्षिण भाषण। उस भाषण से ही डॉक्टर अंबेडकर के सारे कंटेंट को काटा जा सकता है, सारे लेख को काटा जा सकता है, अगर आपको इकोनॉमिक हिस्ट्री की थोड़ी समझ है तो। Hello, sir. Sir, it was wonderful actually.
But first, I'll just respond to one of your statements, and then I'll be asking my follow-up question. The first thing is that let me introduce myself. I'm a research scholar of literature, English literature from JNU. The first thing, sir, that you were talking about humanities students not having that much of intellect to kind of pursue, let's say, rational kind of endeavors, or to go to the origins of research. I don't think it's completely true, sir. Humbly, but I think I'll let you know what happens at universities like JNU. The moment we are introduced into that ecosystem, there are certain topics which we cannot touch upon. Especially topics like caste, community. If we actually touch upon these kind of topics, we are, the idea of progressive thought and the idea of regressive thought that comes in between. And since these are emotive topics, these are topics which affect each one of us somehow or the other, because it is attached to our identity. We are not able to kind of speak up in free space. I have tried my level best to actually search on certain topics, but the problem is that once I come up with my own conclusions or evidences or citations, I cannot put them on the academic platter. I can't do that क्योंकि मेरे जो supervisor है शायद वो मेरे साथ सहमत नहीं होंगे, and my thing will be censored. So that is what happens in universities like JNU. That is the first thing I would just like to respond to your that statement. And the second, the question that I actually had, sir, is that what does Hindu scriptures, since you have read a lot of them, I'm sure, and even the medieval travelers, what do they talk about the idea of untouchability when we talk about the Varna system or the caste system? No matter however we look at it, how does untouchability get portrayed in the entire thing? Okay, very interesting topic. My observation was my personal observation, that might be wrong too. So don't get hurt. If you got hurt, I am sorry. बट इंस्टीट्यूशंस इसी तरह से डिजाइन किए गए हैं कि आप उन प्रश्नों को ना छुएं, उन प्रश्नों के बारे में ना बात करें जिन प्रश्नों को खड़ा किया जाना चाहिए. अब ये आपकी प्रॉब्लम है, मजबूरी है, सारी चीजें हैं, लेकिन कल को फिर आप टीचर बनोगे, फिर आप भी यही करोगे. यही तो हो रहा है. एक जनरेशन 20 साल की होती है. तो अगर आप ये समझो कि 1874 से अफवाहें रची जा रही है 1784, तो 1800 से जोड़ लो, 7-8 जनरेशन तो चली गई ऐसे ही. तो यू मस्ट गेट अ जॉब फर्स्ट, पढ़ रहे हो तो, और उसके बाद आपको अपने ये प्रश्न उठाने से कौन मना करता है? माई ओन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द. Sir, दिक्कत यही है. Sir, the problem is if now we raise these questions, our research will be hampered. एक मिनट, हम कह रहे हैं आपको व्यक्तिगत स्वाध्याय से कौन मना कर सकता है? आप उससे क्यों डिस्कस करेंगे? जैसे मैंने उनको मना किया इसके पहले कि अपने पिता से ना डिस्कस करें, वैसे आप अपने टीचर से मत डिस्कस करिए. बट यू कैन विल गेट अ लॉट ऑफ पीपल टू डिस्कस. व्हाई डू वांट टू डिस्कस विद योर टीचर? उससे उसके मुंह की बात करिए, बात खत्म हो गई. ये तो एस्केपिस्ट एटीट्यूड है. दूसरी बात, और क्या पूछा आपने? वर्ड व्यवस्था, अनटचेबिलिटी. ओके, तो कौन सा बताऊं? वर्ड व्यवस्था, अनटचेबिलिटी की कास्ट? Sir, I wanted to know how was untouchability portrayed through the narratives of the foreigners or through the Sanskrit books, if at all. Okay. तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि टचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, टचेबल और अनटचेबल, ये शब्द अंग्रेजी के हैं और इनका कोई समानार्थी शब्द किसी संस्कृत ग्रंथ में उपलब्ध नहीं. आप अछूत शब्द कहीं नहीं दिखा सकते किसी भी. ये हिंदी बाजी है. इनफैक्ट अछूतपन अनटचेबिलिटी की हिंदी बाजी है, अछूत अनटचेबल की हिंदी बाजी है. और मजे की बात है कि सच्छूत, टचेबल शब्द भी आता है, उसको उन्होंने हिंदी बाजी किया सच्छूत. जब आपके ऊपर 150 सालों में एक 3000 का फर्जी नैरेटिव आरोपित किया जा रहा है, तो 150 सालों के अंदर जो घटा उसको भी पीछे ले जाया जा सकता है. आज कोविड की स्थिति में इसको समझने का सबसे अच्छा मौका है. पूरे विश्व में आज की तिथि में
कोविड के लिए सैनिटेशन, हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग के अतिरिक्त जो भी इलाज उपलब्ध है वो बहुत ही इफेक्टिव नहीं है। इससे सहमत आप लोग? जी सर। हाँ, तो मान लीजिए मैं बरतता हूं सोशल हाइजीन और सॉरी पर्सनल हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग। आप इसको, अब जो मैं बरतता हूं उसको आप अपनी दृष्टि से देख सकते हैं। आप उसको कह सकते हैं कि यार ये छू नहीं रहा है, आप इसको अनटचेबिलिटी मान सकते हैं। अनटचेबिलिटी केम इन एग्जिस्टेंस आफ्टर 1850, 60, 70 or 80, आई डोंट नो दिस। ये घटना शुरू हुई जब भारत में करोड़ों लोग बेरोजगार हुए और अकालों के कारण भूख से मरने को बाध्य हो गए। अकाल ही नहीं, संक्रामक रोगों के कारण। आपको ये पता हो नहीं होगा कि बिल दुरंत लिखता है 1930 में कि 1918 में 100 साल पहले जब स्वाइन फ्लू आया था पूरी दुनिया में, भारत में इन्फ्लुएंजा से 12.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे और 1.25 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। इस बीमारी से बचाव के लिए, इस बीमारी के मृत्यु के भय के कारण जब लोगों ने छुआछूत शुरू किया, सोशल डिस्टेंसिंग शुरू की गई, उसी को अछूतपन, अनटचेबिलिटी और जो भी वो कह सकते थे उन्होंने नामकरण किया। और उसको चूंकि वो नैरेटिव कर रहे थे तो उसको 3000 साल पुराने लगे। अब उसके लिए उनको 2 पात्र चाहिए थे। टोटल इतिहास में मात्र 2 पात्र मिलते हैं, शंभुक और एकलव्य। तो प्रश्न ये उठता है कि शंभुक तो 5000 साल पहले था, एकलव्य 5000 साल पहले था और शंभुक शायद उसके भी 10,000 साल पहले हुआ, तो 3000 साल की डेट कहां से आती है? एक प्रश्न भी उठता है। तो ये जो घटना है अछूतपन की, मैं ये नहीं इनकार करता कि अछूतपन था, नहीं, अछूतपन शुरू हुआ और ये 1850 के बाद की घटना है। और ये इनफैक्ट सोशल हाइजीन, सोशल सैनिटेशन, सोशल डिस्टेंसिंग थी, जिसको कि उन्होंने दुर्व्याख्या किया और कहा आपके हिंदू धर्म का अंग है। The Shudra pride seems to be converted into Kuntha. How can the pride be brought back? How can Shudras be made proud of them being Shudra? And most importantly, how can they be realigned to Swadharma, Swakarma, that is traditional tasks their ancestors used to do? वक्त का एक चक्र होता है जिसमें बहुत सी चीजें जो खो जाती हैं वो लौट के लिए आती। अब हम वह शिल्प शास्त्र जनरेट नहीं कर सकते जिसमें एक अंगूठी से 7 गज की मलबल चली जाती थी। दैट स्किल वी हैव लॉस्ट एंड दैट हैज बीन डिस्ट्रॉयड। तो हम बहुत सी चीजें हैं जिनको हम वापस नहीं ला पा सकते हैं, लेकिन हाँ बहुत सी चीजें हैं जिनको हम पुनः वापस ला सकते हैं अगर हमारी चेतना जागृत हो। तो हम मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके भी जो भी जीवन की चीजें हैं वो हम कर सकते हैं। आज भी आप चाहें कि हम पूरे विश्व को पुनः कपड़ा पहनाएंगे तो सोलर लूम की हम बना सकते हैं, सोलर तकली बना सकते हैं, सोलर चरखा बना सकते हैं, हम पूरे विश्व को पुनः कपड़ा पहना सकते हैं। ऐसा नहीं है, तो लाया जा सकता है। दूसरी बात है कि प्राइड, शूद्र प्राइड, मेरे ख्याल से सत्य के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। सत्य एक चीज है जो सबके अंदर है, सत्य एक चीज है जिसको परमात्मा भी कहते हैं, वो सबके अंदर है और उसके अतिरिक्त मेरे ख्याल से कोई मार्ग नहीं है। सत्य का प्रसार होना चाहिए, प्रचार होना चाहिए कि नहीं तुम्हारे पूर्वज मेनियल नहीं थे, नीच नहीं थे, निम्न नहीं थे, वो भारत के वैभव का निर्माता थे, वो स्किल्ड लोग थे जिनको आज आप डॉक्टर, इंजीनियर, टेक्नोक्रेट, माइन इंजीनियरिंग और पत्रकार और फिल्मी दुनिया के हीरो, हीरोइन, गायक, वादक ये सब कहते हैं, वो सब शूद्र कला थी। As Puri Shankaracharya ji says कि जो भारत का लघु और कुटीर उद्योग है वो शूद्रों के लिए रहा है हमेशा से और उन्हीं के द्वारा संचालित है। तो उनका प्रश्न है कि क्या गवर्नमेंट का जो MSME पॉलिसी है
वो अलाइन किया जा सकता है शूद्रों के समर्थन में? नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि वर्ण के आधार पे सारे जॉब में वरीयता दिया जाए, शिक्षण संस्थानों में ब्राह्मणों को वरीयता दिया जाए, रक्षण संस्थानों में क्षत्रियों को वरीयता दिया जाए, वाणिज्यिकों को वाणिज्य संस्थानों में वरीयता दिया जाए। एक वाणिज्यिक है जो अभी तक अपनी पुरातन सनातन शैली से अभी भी काम करते हैं। वाणिज्य जो है, बनिया जो है, वो अभी किसी भी प्रोफेशन में जाता है तो फिर वो सफल ही होता है। उसको छोड़ के फिर शूद्रों को भी जितने भी इस तरह के स्किल ओरिएंटेड जॉब्स हैं और उसमें वरीयता दिया जाना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप वैकल्पिक ब्राह्मण पैदा कर रहे हो, वैकल्पिक क्षत्रिय पैदा कर रहे हो, वैकल्पिक शूद्र पैदा कर रहे हो, तो ओरिजिनल क्यों नहीं लेते हो? अगर मैं गलती से मेडिकल प्रोफेशन में हूँ, प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ, अगर मुझे कहीं आर्मी में, पुलिस में लाठी डंडा चलाने में अगर मुझे कहीं उपयोग किया गया होता तो मैं ज्यादा अच्छा अपना प्रतिभा प्रदर्शन कर सकता था शायद। Thank you, Tribhuvan ji, for joining us today. वेलकम Thank वेलकम you वेलकम। for the